हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट टोरू दत्त द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आवर कैस्वेरियन ट्री। सबसे पहले हम द पोएट टोरू दत्त के बारे में बात करेंगे। टोरू दत्त भारतीय अंग्रेजी साहित्य की प्रथम और सबसे प्रतिभाशाली महिला कवयित्रियों में से एक थी। उनका जन्म 4 मार्च 1856 को कोलकाता में एक शिक्षित और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंद चंद्र दत्त अंग्रेजी साहित्य के प्रेमी थे, इसलिए बचपन से ही टोरू दत्त को साहित्य और भाषाओं का अच्छा वातावरण मिला। टोरू दत्त ने कम आयु में ही अंग्रेजी, फ्रेंच और संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। वे अपने परिवार के साथ फ्रांस और इंग्लैंड भी गईं, जहां उन्होंने यूरोपीय साहित्य और संस्कृति का अध्ययन किया। विदेशी शिक्षा के बावजूद वे भारतीय संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ी रहीं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान तथा प्रसिद्ध कविता आवर कैस्वेरियन ट्री शामिल है। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, बचपन की स्मृतियां, परिवार के प्रति प्रेम, भारतीय संस्कृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। दुर्भाग्यवश टोरू दत्त का जीवन बहुत छोटा रहा। उनका निधन 30 अगस्त 1877 को केवल 21 वर्ष की आयु में हो गया। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया और आज भी वे भारत की महान कवयित्रियों में गिनी जाती हैं। अब हम आ कैस्वेरियन ट्री टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। शीर्षक आ कैस्वेरियन ट्री का अर्थ है हमारा कैसुआरिना का पेड़। ये शीर्षक पूरी तरह उपयुक्त और सार्थक है क्योंकि पूरी कविता इसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है। कवयित्री टोरू दत्त के लिए यह पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है। यह उनके बचपन की मधुर यादों, अपने भाई बहनों के साथ बिताए सुखद समय और अपने घर तथा मातृभूमि का प्रतीक है। इस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने प्रिय साथियों के साथ खेला था, इसलिए यह पेड़ उनके जीवन की अमूल्य स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। शीर्षक में आ यानी हमारा शब्द का विशेष महत्व है। ये केवल कवयित्री का पेड़ नहीं, बल्कि पूरे परिवार की साझा यादों का प्रतीक है। ये शब्द अपनापन, प्रेम और भावनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। कैसुआरिना का पेड़ प्रेम, स्मृति, प्रकृति, परिवार और अमरता का प्रतीक बन जाता है। विदेश में रहने पर भी जब कवयित्री समुद्र की लहरों की आवाज सुनती हैं, तो उन्हें यही पेड़ और अपना बचपन याद आ जाता है। अंत में वे इस पेड़ को अमर बनाने के लिए कविता लिखती हैं, ताकि यह हमेशा लोगों की स्मृति में जीवित रहे। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। ये कविता में कवयित्री एक कैसुआरिना के पेड़ का सुंदर वर्णन करती है। कवयित्री कहती एक बहुत बड़ी अजगर सांप की तरह एक बेल पेड़ के मजबूत और खुरदरे तने के चारों ओर लिपटी हुई है। पेड़ के तने पर पुराने घावों जैसे गहरे निशान बने हुए हैं। ये बेल पेड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गई है, जो मानो आसमान के तारों के पास हो। कवयित्री कहती है कि यदि यह बेल किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ती, तो वह पेड़ जीवित नहीं रह पाता। लेकिन यह विशाल और शक्तिशाली कैसुआरिना का पेड़ बड़ी बहादुरी से इस बेल को अपने ऊपर धारण किए हुए है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ ने फूलों से सजा हुआ एक सुंदर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा हो। बेल पर लाल लाल फूलों के गुच्छे खिले हुए हैं। इन फूलों पर दिन भर पक्षी और मधुमक्खियां आकर बैठते हैं और रस लेते हैं। रात के समय पूरा बगीचा एक मधुर संगीत से भर जाता है। पेड़ पर बैठा एक पक्षी अंधेरे में बहुत मीठा गीत गाता रहता है। उसका गीत इतना सुंदर होता है कि ऐसा लगता है जैसे वह कभी समाप्त ही नहीं होगा। उस समय सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन पक्षी का मधुर गीत वातावरण को आनंद और शांति से भर देता है। इस कविता में कवयित्री सुबह के समय कैसुआरिना के पेड़ के आसपास का सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाती है। हर सुबह जब कवयित्री अपनी खिड़की खोलती है, तो सबसे पहले उसकी नजर उस विशाल कैसुआरिना के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ को देखकर उसका मन खुशी से भर जाता है।
विशेषकर सर्दियों की सुबह, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक धूसर रंग का लंगूर बिल्कुल मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा रहता है। वह उगते हुए सूरज को ध्यान से देखता रहता है। पेड़ की नीचे वाली डालियों पर उसके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर कूदते, खेलते और शरारत करते रहते हैं। दूर दूर तक कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है, जो नए दिन का स्वागत करती है। उधर गांव की गायें भी नींद से उठकर धीरे धीरे अपने चरागाह की ओर जाने लगती हैं। इस विशाल और पुराने पेड़ की लंबी छाया पास के बड़े तालाब पर पड़ती है। उस तालाब में सफेद कुमुदिनी के फूल खिले हुए हैं। वे इतने अधिक और इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे तालाब पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई हो। इस भाग में कवयित्री बताती हैं कि उन्हें कैसुआरिना का पेड़ केवल उसकी सुंदरता या विशालता के कारण प्रिय नहीं है। ये पेड़ उन्हें इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि बचपन में वे अपने प्यारे भाई बहनों के साथ इसी पेड़ के नीचे खेला करती थी। समय बीत गया, लेकिन बचपन की वे मीठी यादें आज भी उनके मन में जीवित हैं। कवयित्री अपने उन प्रिय साथियों को बहुत प्रेम से याद करती हैं। वे कहती हैं कि जब तक वे जीवित रहेंगी, ये पेड़ उन्हें हमेशा अपने प्रिय साथियों की याद दिलाता रहेगा। जब भी वे इस पेड़ को देखती हैं, तो उनके भाई बहनों की तस्वीर उनके मन में उभर आती है। उन यादों को सोचकर उनकी आंखों में गर्म आंसू भर आते हैं। फिर कवयित्री को ऐसा लगता है कि पेड़ से एक दुख भरी आवाज आ रही है। वह आवाज समुद्र की लहरों के किनारे से टकराने जैसी सुनाई देती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पेड़ भी अपने बिछड़े हुए प्रिय लोगों के लिए शोक मना रहा है। पेड़ की यह उदास आवाज शायद किसी अनजानी दुनिया तक पहुंच रही हो, जहां उनके प्रिय साथी अब रहते हैं। इस भाग में कवयित्री कहती हैं कि वह अनजानी दुनिया भले ही हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन विश्वास रखने वाले लोगों के लिए वह वास्तविक है। कवयित्री बताती हैं कि जब वे फ्रांस और इटली जैसे दूर देशों में थीं, तब भी उन्होंने समुद्र की लहरों की वही दुख भरी आवाज सुनी, जो उन्हें अपने कैसुआरिना के पेड़ की याद दिलाती थी। रात का समय था। चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। ऐसा लगता था कि पूरी धरती गहरी नींद में सो गई हो और चारों ओर शांति ही शांति हो। जब भी वे समुद्र की यह मधुर और उदास ध्वनि सुनती थीं, तो उनके मन की आंखों के सामने अपने प्रिय कैसुआरिना के पेड़ की तस्वीर उभर आती थी। उन्हें अपना बचपन, अपना घर और अपना देश याद आ जाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वह पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, जैसा उन्होंने अपने बचपन में देखा था। इस अंतिम भाग में कवयित्री कैसुआरिना के पेड़ को सम्मान देने के लिए ये कविता लिखती हैं। वे कहती हैं कि यह पेड़ उन प्रिय भाई बहनों की याद से जुड़ा हुआ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है और हमेशा के लिए शांति की नींद में सो चुके हैं। वे भाई बहन कवयित्री को अपनी जान से भी अधिक प्रिय थे। कवयित्री प्रार्थना करती हैं कि जैसे दुनिया के कुछ महान और अमर पेड़ों का साहित्य में हमेशा सम्मान किया जाता है, वैसे ही कैसुआरिना का ये पेड़ भी हमेशा याद रखा जाए। वे स्वीकार करती हैं कि उनकी यह कविता शायद इस पेड़ की सुंदरता और महानता का पूरा वर्णन नहीं कर सकती। उनकी कविता छोटी और साधारण हो सकती है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनका सच्चा प्रेम इस पेड़ को लोगों की यादों में हमेशा जीवित रखेगा और इसे भूल जाने से बचाएगा। अब हम अ कैसुआरिना ट्री पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अ कैसुआरिना ट्री एक भावनात्मक और सुंदर कविता है, जिसमें टोरू दत्त ने प्रकृति, बचपन की यादों, परिवार के प्रेम और मातृभूमि के प्रति अपने गहरे लगाव को व्यक्त किया है। कविता में कैसुआरिना का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि कवयित्री की अमूल्य स्मृतियों और उनके दिवंगत भाई बहनों का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ये कविता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मधुर यादें कभी समाप्त नहीं होती। समय बीत जाता है, लोग इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे हृदय में जीवित रहती हैं। कवयित्री अपनी कविता के माध्यम से इस प्रिय पेड़ को अमर बनाना चाहती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें। इस प्रकार अ कैसुआरिना ट्री केवल प्रकृति वर्णन की कविता नहीं है,
बल्कि स्मृति, प्रेम, विरह, श्रद्धांजलि और अमरता का एक मार्मिक गीत है। अपनी भावनात्मक गहराई, सुंदर प्रकृति चित्रण और मानवीय संवेदनाओं के कारण ये कविता भारतीय अंग्रेजी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और यादगार कविताओं में गिनी जाती है। ये था आवर कैसवेरियन ट्री पोएम की एक्सप्लेनेशन।